हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे एंड आईबीपीएस की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही साथ मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ जो है आरबीआई की तरफ से कि आरबीआई लीगल ऑफिसर ग्रेड बी की वैकेंसीज जो है वो रिलीज़ कर दी गई है। एंड इसमें आपकी जो वैकेंसीज हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो वैकेंसीज, टोटल वैकेंसीज अगर जनरल की हम देखें तो 3 है और ओबीसी की 1 है एंड एससी की 1 है। ठीक है, तो टोटल आपकी ये वैकेंसीज हो गई। कुछ स्टूडेंट्स के जो एसटी स्टूडेंट्स हैं जिनकी वैकेंसीज नहीं है, उनके ये डाउट्स होते हैं कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। आप एसटी में तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बट आपको यूआर कैटेगरी में जो है अप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स आपको जो एज रिलैक्सेशन मिलना था वो जो टेक्निकली नहीं मिलेगा आपको। एंड इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, क्या पर्क्स हैं, क्या सैलरी है, इस बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या उसका सिलेबस रहेगा। सिलेबस की एक्चुअली हम डिटेल में वीडियो बाद में लेंगे, बट जो सिलेबस आरबीआई ने इधर बताया है वो भी डिस्कस करेंगे। एंड क्या एक्सपीरियंस चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, वो सारे चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की। देखिए, जो भी आपके ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो भी हैं वो 31 जुलाई तक आपके पास होने चाहिए। तो इस डेट तक आपके पास जो है आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप ये देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं हमारी डेट्स की। देखिए, 11 जुलाई से आपके जो फॉर्म्स है वो स्टार्ट हो गए हैं एंड 31 जुलाई जो है लास्ट डेट है टिल 6 PM। मतलब ये 12 बजे तक नहीं है, 6 बजे तक है। और आपका जो एग्जामिनेशन है वो 16 अगस्त को होगा, सैटरडे को होगा। एंड ये चेंज भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि चेंज डेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लीगल ऑफिसर इन ग्रेड बी। देखिए, ग्रेड बी ग्रेड ए से ऊपर होता है। ग्रेड ए की सैलरी जो है डिफरेंट होती है एंड ग्रेड बी की जो है सैलरी थोड़ा ज़्यादा होती है। तो ये एक बेनिफिट है ग्रेड बी का। एंड आप देख लीजिए, जो आपकी एज की रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए 1 जुलाई 2025 तक। अगर आप मान लीजिए कि 31 भी हैं और आप जुलाई 2 को भी अगर आपकी 32 होती है तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि आप तब 31 माने जाओगे। ठीक है, ये देखिए पढ़ लीजिए आप। कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर्स, मस्ट नॉट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 32 ईयर्स एज ऑन जुलाई 1 2025। मतलब कि जैसे ही आपकी जुलाई 2 को अगर आपका बर्थडे है तो आप सेव हैं एंड आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए डेट्स भी लिखा हुआ है। ये डेट्स आप पढ़ लीजिए कि आपका जो बर्थ है इससे पहले नहीं होना चाहिए और इसके बाद नहीं होना चाहिए। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। बाकी जो आपको रिलैक्सेशन मिलता है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें जॉब रिक्वायरमेंट है क्या। तो आप देख सकते हैं, डीलिंग विद रेफरेंसेस ऑन लीगल इश्यूज रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स। मतलब कि जो आरबीआई के डिपार्टमेंट्स होंगे या एसोसिएट इंस्टीट्यूशन के जो डिपार्टमेंट्स होंगे वहाँ से जो भी चीज़ें आपको मिलेगी इंटरप्रेट करने के लिए आप वो करेंगे। सच एज आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आ जाएगा, फेमा आ जाएगा, आपका कंपनीज एक्ट आ जाएगा। और एक्स्ट्रा में मतलब इन्होंने मोस्टली जो है सारा चीज़ें कवर कर लिया। इनिशियल ड्राफ्ट ऑफ लेजिस्लेशन, मतलब जो भी आपकी बैंक से रिलेटेड, एडमिन से रिलेटेड जो काम होगा उसकी ड्राफ्टिंग बात कर रहा है। लेजिस्लेशन एडमिनिस्टर्ड टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द बैंक। ठीक है, तो ये आपका मेन काम हो जाता है। और यहाँ पे आपको प्लीडिंग्स की भी बात कर रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रक्शंस ब्रीफ्स टू काउंसिल इन कनेक्शन विद लिटिगेशन इन्वॉल्विंग द बैंक। मतलब आरबीआई की बात कर रहा है, इट्स एसोसिएट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये आपका मेन काम होना चाहिए, क्योंकि जो आपको काउंसिल से जो है मिलके आपकी जो भी चीज़ें हैं तो उसमें उनको हेल्प करना है, ड्राफ्ट बनवाना है, ड्राफ्ट फिटिंग करवाना है, सारी चीज़ें जो है आपको करनी है। और आपको अपीयर होना पड़ेगा बिफोर कॉन्सिलिएशन ऑफिसर्स, लेबर कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल्स एक्सेट्रा ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक और एनी अदर वर्क एज असाइंड बाय द बैंक। मतलब दूसरा कोई भी वर्क जो असाइन किया जाएगा वो आपको काम करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि एजुकेशन भी आपकी जो है 1 जुलाई 2025 तक आपका जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसमें इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं लिखा है, अभी सिर्फ एजुकेशन की बात कर रहा है जहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है आपका। ठीक है, तो एक्सपीरियंस भी आपका जो है कवर हो जाना चाहिए 1 जुलाई 2025। सिर्फ ये नहीं है कि अगर आप सपोज कीजिए अगर आप फ्रेशर की जॉब अप्लाई कर रहे हैं तब तो आपको एजुकेशन से मतलब हो रहा है कि आपको जुलाई 1 तक जो है होना चाहिए। लेकिन जहाँ पे एक्सपीरियंस की बात आ जाती है वहाँ पे भी आपको डेट देखना है और डेट उन्होंने दी है 1 जुलाई। तो ये समझ के मत चलिए कि अगर मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ कंप्लीट हो रही है तो मैं एलिजिबल हूँ। नहीं, आपका एक्सपीरियंस देखना है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में उन्होंने एक्सपीरियंस को काउंट नहीं किया, एक्सपीरियंस उन्होंने अलग से दिया है। तो आपके पास एलएलबी होना चाहिए विद द मिनिमम ऑफ 50% ऑफ मार्क्स इक्विवेलेंट इन द एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर
ईयर्स, ठीक है। और जो SC ST या PWD कैंडिडेट्स हैं उनका मिनिमम परसेंटेज जो दिया गया है वो 45% दिया गया है एग्रीगेट इन ऑल सेमेस्टर और ईयर्स अगेंस्ट दी रिजर्व वैकेंसीज। इसमें ST नहीं है वो अलग बात है, लेकिन SC की वैकेंसीज है तो SC स्टूडेंट जो है इनके लिए 45 है। और जो ST आपको जनरल देगा, जनरल कैटेगरी से उसको फिल करना पड़ेगा। तो मुझे ये भी लगता है कि शायद ST कैंडिडेट्स को यहाँ पे जो एग्जाम्शन 45% का मिल रहा था वो नहीं मिलेगा, तो उनको 50% ही जो है शो करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें लिखा ही इन्होंने इस तरीके से कि अगेंस्ट वैकेंसीज रिजर्व फॉर सच कैंडिडेट्स, ठीक है। तो आपके लिए वैकेंसीज नहीं है तो आपको जो है 50% ही दिखाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं हमारे एक्सपीरियंस की। देखिए एक्सपीरियंस की क्या बात है, एनरोल्ड विद द बार काउंसिल एज एन एडवोकेट, आप एडवोकेट होने चाहिए, आपका 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर बीइंग एनरोल्ड, ठीक है। चाहे तो एज एन एडवोकेट या फिर लॉ ऑफिसर इन लीगल डिपार्टमेंट ऑफ लार्ज बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, कंपनी, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पोस्ट एनरोलमेंट विद द बार काउंसिल। अब इसका मतलब क्या है कि आपके पास एनरोलमेंट होना चाहिए, उसके बाद आप किसी इंस्टीट्यूशन में, बैंक में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया हो, तभी आपका जो ये एक्सपीरियंस यहाँ पे माना जाएगा। या फिर फुल टाइम टीचर इन लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी टीचिंग लॉ। अब आप एक बात याद रखिए, इसमें इन्होंने क्या क्या, कॉपी ऑफ द बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड इन ऑल द केसेस, मतलब कि जो ऊपर केसेस दिए गए हैं उसके केस में आपके पास एनरोलमेंट सर्टिफिकेट या बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। और जो एडवोकेट्स हैं जो सिर्फ एडवोकेट की तरीके से प्रैक्टिस कर रहे थे, उनको बार एसोसिएशन से आपको जो है सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट फ्रॉम द बार एसोसिएशन ऑफ विच द कैंडिडेट इज अ मेंबर, और a certificate issued by presiding officer of a court before which the candidates have practiced for the required period to be produced at the time of interview। अब बात कर लेते हैं डिजायरेबल, ठीक है। स्पेशल नॉलेज ऑफ बैंकिंग लॉ, कंपनी लॉ, लेबर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एक्सपीरियंस इन ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग्स एंड डॉक्यूमेंट, ये डिजायरेबल है, ठीक है, कंपल्सरी नहीं है। सिलेबस की हम एक डिटेल में बाद में बात करेंगे, पहले हम जान लेते हैं कि टेस्ट आखिर होगा कैसे। जब मैंने एग्जाम दिया था तब भी ऐसा ही था, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, 30 मार्क्स का होता है आपका, ठीक है। इसमें जनरल नॉलेज ऑफ लॉ मतलब बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, और उसके बाद होता है आपका डिस्क्रिप्टिव। और जब मैंने डिस्क्रिप्टिव दिया था तो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पेन एंड पेपर में ही लिखना पड़ता है, मतलब ये टाइपिंग वाला नहीं है। एंड इंग्लिश का आई थिंक टाइपिंग था, जो मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आई थिंक इंग्लिश का जो था टाइपिंग था, और अपना जो लॉ का था वो आपको पेन एंड पेपर पे, मतलब राइटिंग जो है आपकी पूरी चीज़ें देखी जाएगी कि आप कैसे लिख रहे हैं, क्या आपकी ड्राफ्टिंग स्किल है। एक्चुअली में आपकी ड्राफ्टिंग स्किल भी वहाँ देखी जाएगी, तो ये दोनों तरीक़ों से ही आपकी जो ड्राफ्टिंग स्किल है वो देखी जाएगी। तो आपका इंग्लिश तो टाइपिंग हो जाएगा, एंड जो आपका लॉ से डिस्क्रिप्टिव टाइप है वो आपका पेन एंड पेपर पे होगा, ठीक है। एंड आपका लास्ट में फिर होगा इंटरव्यू, जो कि है 40 मार्क्स का, ग्रैंड टोटल आपका हो जाता है 290 मार्क्स का। अब हम बात कर लेते हैं एमोल्यूमेंट्स, परक्विजिट्स एंड अदर बेनिफिट्स की क्या क्या आपको जो है बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे कि मैंने बताया आपको ग्रेड ए ऑफिसर्स जूनियर होता है ग्रेड बी ऑफिसर्स के, एंड क्योंकि आपकी ग्रेड बी ऑफिसर्स है तो आपकी जो बेसिक पे स्टार्ट होगी वो होगी 78,450, देखिए लिखा भी है। एंड मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, अगर कोई हाईली क्वालिफाइड है, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, तो आप मतलब एक 4 इंक्रीमेंट्स तक आपको मिल सकता है। ये आप कोई नहीं बताएगा आपको, लेकिन ये नोटिफिकेशन में ही लिखा है, और ये मोस्टली इंटरव्यू के टाइम पे ही शायद डिस्कस होगा। तो अगर आप हाईली क्वालिफाइड है, मीन्स आप PhD भी कर चुके हैं या फॉरेन में भी आप स्टडी कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो आपको इस वजह से 4 इंक्रीमेंट जो हैं ऑटोमेटिकली दिया जाएगा। 4 इंक्रीमेंट्स कितना हो जाएगा आपका, देखिए 16,200, ठीक है। तो आपका आप समझ लीजिए, आपका जब बाकी लोगों से कंपेयर करेंगे तो आपका बेसिक पे जो है ऑटोमेटिकली जो है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि आपकी जो अप्रॉक्सीमेटली आपकी जो सैलरी बनेगी वो बेसिक पे के अकॉर्डिंग बनेगी, और वो आपका बेसिक पे ऑलरेडी क्योंकि 1 लाख के अप्रॉक्स हो रहा है, तो आपको बेनिफिट तो मतलब दूसरों के कंपैरेटिव आपको ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। एंड आपको साथ में DA, लोकल कंपनसेटरी अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस, स्पेशल ग्रेड अलाउंसेस, लर्निंग अलाउंसेस, ग्रेड अलाउंसेस, ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम आपको मिलेगी, और ये इंक्रीज़ भी होता रहता है, ठीक है। जैसे जैसे मतलब पॉलिसीज़ या रूल्स चेंज होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो है ये चीज़ें मिल जाती है। और इन्होंने ये तो प्रेजेंट का बताया है,
ठीक है, इसमें ये वाला इंक्रीमेंट वाला पार्ट इंक्लूड नहीं किया है, तो आपका जो बेसिक जो आएगा ग्रॉस वो आ जाएगा 1,49,006 रुपीज़। तो ये आप मान लीजिए, इसमें आपका डीए वगैरह इन्होंने बता दिया, ये भी जो है इंक्लूड होता रहता है, और इसमें एचआरए इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप एचआरए देखेंगे तो एचआरए जैसे लास्ट टाइम मैंने किसी से पूछा था तो 60,000 मुझे बताया गया था, हो सकता है आप चेंज हो गया हो, तो ये जो आपका एचआरए है वो भी चेंज होता रहता है। और देखिए यहाँ लिखा है हाउस रेंट अलाउंस ऑफ 15% ऑफ पे विल बी पेड टू दीज ऑफिसर्स एडिशनली इफ दे आर नॉट स्टेइंग इन बैंक्स अकोमोडेशन। तो ये चीज़ें जो है आपको मिलेगा। अब देखिए जो मैं बात कर रहा था हाईली क्वालिफाइड वाली, आप वो पढ़ लीजिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि अगर आप हाईली क्वालिफाइड हैं, ठीक है, तो आपको 4 एडवांस इंक्रीमेंट जो है मिलेगा, और ये इंटरव्यू के स्टेज पर ही डिस्कस होगा। तो ये तो चीज़ हो गई आपकी। अब आप परक्विजिट्स देख लें कि आपको बहुत सारे रिम्बर्समेंट मिलते हैं, ठीक है। आपको व्हीकल का मिलेगा, न्यूज़पेपर, टेलीफोन चार्जेस, बुक अलाउंसेस अगर आपको कुछ है तो वो मिलेगा, फॉर फर्निशिंग ऑफ अलाउंसेस फॉर फर्निशिंग ऑफ रेसिडेंस, ये आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग मिलेगा, डिफरेंट अमाउंट रहेगा, या रैंक्स के हिसाब से रहेगा। डिस्पेंसरी फैसिलिटीज़ मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल एडवांसेस रहेगा। इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल एडवांस में मोस्टली जो है आपकी ग्रॉस सैलरी रहती है, 1 मंथ ग्रॉस सैलरी, तो हो सकता है आपको यहाँ पे जो है 1 मंथ ग्रॉस सैलरी ही यहाँ पे मिलेगी। तो वो जैसे आपको बताया 1,49,000 का अप्रोक्सीमेटली आपको जो 1,49,000 का एडवांस मिल जाएगा। लीव फेयर अलाउंसेस मिलता है once in 2 years for self, spouse and eligible dependents. लोन्स एंड एडवांसेस आपको मिलेगा एट कंसेशनल रेट्स फॉर हाउसिंग, व्हीकल, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड कंज्यूमर आर्टिकल्स एक्सेट्रा। अब इसकी बात कर लेते हैं प्रोबेशन की। प्रोबेशन आप देख लीजिए, प्रोबेशन आपको 2 ईयर्स का रहेगा, मैक्सिमम आपको 4 ईयर्स। अगर किसी रीज़न से आपको मतलब बढ़ाना पड़ेगा, बैंक ही डिसाइड करेगी। जब उन्हें लगेगा कि आपको थोड़ा सा और सीखना है तो आपको ऑटोमेटिकली 4 ईयर्स तक, मैक्सिमम 4 ईयर्स तक आपको प्रोबेशन सर्व करना पड़ेगा, और उसके बाद भी अगर आप सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं देते हैं तो दैट बैंक कैन रिमूव यू एज वेल। अब प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात कर लेते हैं। मोस्टली तो मुंबई ही रहनी चाहिए, बट क्योंकि यहाँ पे लिखा है एनीवेयर इन इंडिया, तो आपकी इंडिया में कहीं पे भी ट्रांसफ़र की जा सकती है। एंड क्लोजिंग डेट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। क्लोजिंग डेट आप ध्यान रखिएगा फिल करते टाइम। अब बात कर लेते हैं सीजीपीए की। देखिए मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि हम अपने सीजीपीए कैसे कैलकुलेट करें। देखिए इसमें इन्होंने क्या लिखा है, इसमें पहले से ही मेंशन है, सम यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशन, बोर्ड्स डू नॉट अवॉर्ड क्लास और परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड अलॉट एग्रीगेट ग्रेड पॉइंट्स, ठीक है। अगर इन्होंने क्या बोला है कि अगर जो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है डिफाइंस क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जन ऑफ एग्रीगेट ग्रेड पॉइंट इनटू परसेंटेज ऑफ मार्क्स, द सेम विल बी एक्सेप्टेड। मतलब अगर आपकी यूनिवर्सिटीज़ जो है मान लीजिए किसी की यूनिवर्सिटी 5.75 को 60% मानती है, आपके उन्होंने कैलकुलेशन दी होगी तो आपका जो है ये मान लिया जाएगा। आप ये मत सोचिए कि मेरा तो यार 50% ही आ रहा है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी कैलकुलेट करके बोलती है कि ये जो 5.75 दिया है इट इज़ इक्विवेलेंट टू 60 और हो सकता है इक्विवेलेंट टू 70, तो इनको 70% ही मानना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने लिखा है द सेम विल बी एक्सेप्टेड। हाउएवर वेयर the university institute board does not define criteria for conversion of aggregate grade point into percentage of marks, then उस केस में क्या होगा। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि आपकी जो डिग्री और पासिंग सर्टिफिकेट्स होते हैं उसके पीछे डिफाइन रहता है। तो किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर ये मेरे पास है नहीं, आप डिग्री या पासिंग सर्टिफिकेट देखें, या यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे उन्होंने बताया होगा, बट मोस्टली डिग्री या पासिंग सर्टिफिकेट के बैक साइड में होता है, ठीक है। तो अगर नहीं होगा तो वो ये वाला जो टेबल बनाया है इस टेबल के फॉर्म में वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। एंड आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप ये एग्जामिनेशन सेंटर जब फिल करेंगे तो आप सेंटर्स के नाम याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं लीगल ऑफिसर्स के सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस बहुत वाइड दिया गया है इस बार, ठीक है। जनरल नॉलेज ऑफ लॉ दिया गया है, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव में तो 30 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये आप उसके अकॉर्डिंग आपको तैयार करना पड़ेगा, और इजी ही रहता है मोस्टली, कुछ ऐसा टफ उसमें है नहीं। बट डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए उसमें क्या लिखा है, कैंडिडेट शुड मेक देमसेल्फ फेमिलियर विद द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, इश्यूज एंड करंट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फाइनेंशियल सेक्टर्स लॉ, प्रोसीजरल लॉ भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन एंड लीगल ड्राफ्टिंग एक्सेट्रा। और उसमें फिर भी ये लिख दिया है कि दिस सिलेबस इज ओनली इंडिकेटिव नॉट एग्जॉस्टिव, ठीक है। और आपको इंग्लिश में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इंग्लिश में आप देख लीजिए, एसे है, पेसेज राइटिंग है, कॉम्प्रीहेंशन है, एंड बिजनेस
करस्पॉन्डेंस, बिजनेस ऑफिस करस्पॉन्डेंस में क्या होता है, आपका एक लेटर टाइप का आपको बोल देगा कि आप एक लेटर ड्राफ्ट कीजिए किसी मतलब सपोज कीजिए किसी डिपार्टमेंट को या किसी सीनियर को, इस तरीके से। आरसी वगैरह तो आप सब जानते ही हैं। एसेज में आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे, मोस्टली इकोनॉमिक या डिजिटल या आर्बिट्रेशन ऐसे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स रहेंगे जो लेटेस्ट रहेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। अब एसेस राइटिंग में क्या होता है कि आपको एक आरसी टाइप का दिया गया होगा एंड उसको आपको अपने वर्ड्स में, सपोज कीजिए उन्होंने बोला 100 वर्ड्स में, अब 300-400 वर्ड्स का जो पैराग्राफ होगा उसको आपको 100 वर्ड्स या 120 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा टफ होता है एंड मोस्टली जो स्टूडेंट्स कम स्कोर करते हैं वो इसी की वजह से ही करते हैं। तो इस पर थोड़ा सा जो है आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका आरबीआई का सिलेबस। अब हमें जो मेन काम करना है वो क्या करना है कि जो भी आपकी लेटेस्ट जजमेंट्स होती हैं, जो भी अगर आप लाइव लॉ फॉलो करते हैं या बार एंड बेंच फॉलो करते हैं, कोई भी ऐप आप फॉलो कीजिए, उसमें जो लेटेस्ट जजमेंट्स आपके आ रहे हैं आपको उस पर ध्यान देना है कि कॉन्स्टी का होना चाहिए, एडमिन का होना चाहिए, ठीक है। आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, इनकम टैक्स भी हो सकता है, या कोई बैंक से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कुछ हो गया, या फेमा, क्योंकि फेमा लिखा है तो इससे रिलेटेड भी आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड कोई मतलब अगर आपको लगता है कि इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कुछ है, प्रोसीजरल लॉ से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि आपको, क्योंकि जो क्वेश्चंस जो मेरे टाइम पे जो मैंने दिया था उसमें क्या होता है कि आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन देते हैं। तो जब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो आपको उसका ओपिनियन, या आपका क्या है उसमें ओपिनियन मांगेंगे, ओपिनियन बेस्ड रहेगा। तो जब ओपिनियन बेस्ड रहेगा तो आपको उसमें ओपिनियन लिखना पड़ेगा एंड साथ साथ में वो ओपिनियन आप क्यों फॉर्म कर रहे हो, क्योंकि जजमेंट्स हैं या फिर कोई ऑर्डर्स हैं उसके बारे में आपको यहाँ उसके बारे में आपको डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो हैं आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है आरबीआई से रिलेटेड तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ मैं अभी यूट्यूब पे भी कुछ क्वेश्चंस देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप उस क्वेश्चंस को भी फॉलो कीजिए जिससे कि आपकी जो प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली हो जाएगी एंड आपको समझ में आएगा कि हमें कैसे कैसे पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।